ऑल इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। ये वीडियो क्लास 12 के बिहार बोर्ड के इंग्लिश किताब की पहली कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की है, जिसके लेखक जॉन डोन है और ये बहुत ही बड़े रोमांटिक कवि माने जाते थे एक ज़माने के। चलिए सबसे पहले हम लोग जॉन डोन के बारे में कुछ जानते हैं, फिर आगे हम लोग किताब के लाइन के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ कोने में देख सकते हैं, यही वो व्यक्ति हैं जो जॉन डोन है। ठीक है, दूसरी बिंदु, अब इनके बारे में कुछ लाइंस दी हुई है, गौर से सुनिए और पढ़िए भी। जॉन डोन वॉज ए ब्रिटिश पोएट, यानी जॉन डोन एक इंग्लैंड या फिर बोल सकते हैं इंग्लैंड के रहने वाले कवि थे। बॉर्न इन लंदन, इनका जन्म लंदन में हुआ था। इन 1572 अर्थात 1572 ईस्वी में, एंड डाइड इन 1631, और इनकी मौत जो हुई 1631 ईस्वी में हो गई। दूसरी बिंदु देखिए लिखा हुआ है, हीज फैमिली वॉज ए प्रोस्परस, इसको प्रोस्परस पढ़ना है, प्रोस्परस रोमन कैथोलिक ऑफ ट्रेडर्स। मतलब ये हुआ कि उनकी जो परिवार थी वो बहुत ही बड़ी धनी व्यक्ति थी, और रोमन कैथोलिक ऑफ ट्रेडर्स, ट्रेडर्स मतलब होता है एक तरह का व्यापारी, मतलब व्यापारियों में बहुत ही ज़्यादा धनी थे वैसे, और एक रोमन कैथोलिक थे। कैथोलिक मतलब ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों को कैथोलिक कहा जाता है। चलिए तीसरे बिंदु पे देखिए लिखा हुआ है, ड्यू टू एंटी कैथोलिक इन्वायरमेंट। अब देखिए इंग्लैंड में क्या चीज था कि जिस जमाने में जॉन डोन थे, उस जमाने में क्या चीज हो रहा था कि इंग्लैंड में एक तरह का विवाद चल रहा था, और जो कैथोलिक धर्म को नहीं मानते थे वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे थे इंग्लैंड में रहने वाले कुछ लोगों को, और उनमें से जॉन डोन भी आते थे जो कैथोलिक थे। तो यहाँ देखिए तीसरा बिंदु लिखा हुआ है, ड्यू टू, फिर से देख लीजिए, ड्यू टू एंटी कैथोलिक इन्वायरमेंट ही वॉज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट डिग्री। मतलब हुआ क्या चीज की उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बिना डिग्री लिए छोड़ देना पड़ा था, और दबाव दे करके छुड़वाया गया था। ऐसा नहीं कि इनको छोड़ देना पड़ा, ये तैयारी थे कि नहीं मेरा ग्रेजुएशन हो जाएगा, ग्रेजुएशन कर रहे थे तभी। जैसे मैंने इसमें लिखा नहीं है, लेकिन आप लोग याद रखेंगे कि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तभी ग्रेजुएशन कर ही रहे थे और डिग्री लेने भी नहीं दी गई। ठीक है, कुछ एंटी कैथोलिक वाले लोग जो थे उनको परेशान कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए चौथा बिंदु जो दिया बाबू कि ही स्टडीड लॉ, जो देख सकते हैं आप लोग, ही स्टडीड लॉ एंड थियोलॉजी। मतलब इसका मतलब हुआ कि उन्होंने कानून और धर्मशास्त्र की अध्ययन की थी। ठीक है, अगला देखिए पांचवा बिंदु जो कहता है कि ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन 2 नेवल एक्सपीडिशंस एंड बिकेम सेक्रेटरी टू ए पावरफुल नोबल। मतलब हो गया उन्होंने 2 समुद्री अभियान में भी भाग लिया था। पार्टिसिपेट का मतलब होता है भाग लेना, एंड और बिकेम, और वो बन गए, सेक्रेटरी मतलब हो गया एक तरह से अध्यक्ष बोल सकते हो, टू ए पावरफुल नोबल, शक्तिशाली नीतिवान व्यक्ति बन गए। कौन? तो ये जॉन डोन व्यक्ति। ठीक है, इस सब बात जो 5 पॉइंट हमने चर्चा की, ये सब इन्हीं के बारे में ही चर्चा है, और सारे बिंदु इन्हीं के बारे में है। चलिए अगला बिंदु जो कहता है कि हीज वाइफ नेम वॉज एनीमोर। मतलब इनकी पत्नी का नाम जो था एनीमोर था। और देखिए एक्चुअली है क्या कि किताब में जब आप पढ़िएगा तो किताब में आपको नहीं मिलेगा कि एनीमोर है कौन, या इसके बारे में कुछ चर्चा नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन मैंने आप लोग को एक ऑब्जेक्टिव बना दिया कि इनकी पत्नी का नाम जो था ये वो कोई और नहीं एनीमोर था। और देखिए अगला 7वां बिंदु कहता है, ही वॉज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन या फिर जेल जिसको कह सकते हैं, फॉर सीक्रेटली मैरिंग हीज पेट्रोन नाइस।
इसका मतलब ये हो गया कि उन्हें कुछ समय के लिए ब्रीफली, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एक वर्ड, एक शब्द लिखा हुआ इंग्लिश में, ब्रीफली मतलब होता है कि कुछ समय के लिए, सेंट मतलब भेज दिया गया, टू प्रिजन मतलब होता है जेल, जिसको मैंने ब्रैकेट में दिया, एक तरह से ऑब्लिक में मैंने दे दिया है, फॉर सीक्रेटली मैरिंग हीज पेट्रोन नाइस, मतलब एक पेट्रोन का मतलब होता है बाबू की, पेट्रोन आश्रय दाता को कहा जाता है। तो आश्रय दाता वो होते हैं क्या चीज़ की, उस वक्त देखिए मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इंग्लैंड में तभी बहुत ही ज़्यादा समस्या वाला बात चल रही थी कि सब लोग अपने अपने में ही कुछ मसले में उलझे हुए थे, और जॉन डोन उनमें से आते थे जो कि वो कैथोलिक थे और एंटी कैथोलिक लोग इन लोग को भगा रहे थे। तो उस आधार पर देखा जाए तो एक व्यक्ति ऐसे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इन पर नजर रखते थे, और उनको बड़ा अजीब लगने लगा कि इतना अच्छा गुणवान व्यक्ति है और उसके साथ यहाँ के एंटी कैथोलिक लोग इसे भगा रहे हैं। तो तभी क्या चीज़ था कि वहाँ पे पेट्रोन, वही आश्रय दाता इसको कहा जा सकता है। देखिए इसमें किताब में कहीं चर्चा नहीं किया गया है कि कौन थे वो आश्रय दाता, लेकिन हाँ उस वक्त क्या चीज़ था कि एक आश्रय दाता ने, जब सब लोग भगा रहे थे तो इन्होंने क्या चीज़ कर दिया कि उनको रहने दे दिया जॉन डोन को। और जॉन डोन बहुत ही ज़्यादा चिंता में थे क्योंकि इनका डिग्री भी नहीं पूरा करने दिया गया, हाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पूरा करने भी नहीं दिया गया, पढ़ाई पूरी भी नहीं हुई और उसके बाद निकाल दी गई। और अच्छे ऐसा नहीं था कि पैसे नहीं थे इनके पास, पैसे भी बहुत अच्छे खासे थे, जिसमें कि देखा जा सकता है घर भी देखा जा सकता था, बहुत तरह की बातें। तो लेकिन था क्या चीज़ कि इन्होंने क्या चीज़ किया कि धीरे धीरे जो जिनके यहाँ आश्रयदाता जो दीद थे, उन्हीं के यहाँ एक उनकी भतीजी थी, और उन्हीं से ही उन्होंने क्या चीज़ किया, चुपके से शादी कर लिया, और इसीलिए उन्हें क्या चीज़ कर दिया गया कि जेल भेज दिया गया। देखिए अगला बिंदु जो दिया हुआ 8वां नंबर में, इन 1615 मतलब 1615 ईस्वी में ही एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन एंग्लिकन चर्च एट द एज ऑफ 42, अर्थात क्या चीज हो गया कि उन्होंने 42वें उम्र में एंग्लिकन चर्च, मतलब जो एंजल सेक्शन जूट हुआ करते थे शुरू में, आप लोग को शायद कभी पढ़े होंगे इतिहास इंग्लिश के बारे में, तो उसमें आपको पता चलेगा कि 3 ऐसे जाति थे जो कि मतलब इंग्लिश का शुरुआत किए थे इंग्लैंड में। तो वही एंग्लिकन मतलब हो गया यहाँ पर जो एंजल्स वाले, जो एक तरह से प्रजाति थे, उनके चर्च में उन्हें पुरोहित अभिषेक करने के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया। देखिए बहुत अच्छी बिंदु लिखी हुई है इसमें कि अगर एक ज़माने में देखा जाए इनको नेगलेक्ट किया गया, तो इन्होंने अपने आप में क्या चीज़ किया कि हार नहीं माना और आगे बढ़ते रहे। और उसके बाद क्या चीज़ था कि एंग्लिकन चर्च में इनको पुरोहित अभिषेक करने के लिए क्या चीज़ किया गया, निमंत्रण दिया गया, आमंत्रण दिया गया, और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। ऐसा नहीं था कि नहीं एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो अब देखिए अगला पॉइंट जो कहता है 9वां नंबर बिंदु कि इन लव मतलब प्यार में, लिरिज्म ही ब्रोक कंप्लीटली विद द पैक्टेरियन ट्रेडिशन। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे भावनात्मक रूप से जॉन डोन ने, देखिए पैट्रिशियन ट्रेडिशन ये होता है कि जैसे इसको हम एक तरह से इटालियन सोनेट भी कर सकते हैं। सोनेट मतलब एक तरह से देखिए दोहा होता है, और सोनेट जो होता है वो 14 लाइन की होती है। ये सब आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो याद रखिए। सोनेट एक तरह का 14 लाइन की कविता होती है जिसमें कि वो 8 और 6 ऐसे 6 लाइनों में क्या चीज़ें विभक्त रहती है, और कुल मिला के देखा जाए 8, 6, 14 भी होता है, तो 14 लाइन की ही एक कविता को सोनेट कहा जाता है। और ये पेट्रिशियन ट्रेडिशन मतलब होता है क्या चीज़ है कि एक तरह का इटालियन सोनेट, और इन्होंने देखिए कहता है ही ब्रोक कंप्लीटली विद द, मतलब कि इन्होंने पेट्रिशियन ट्रेडिशन के साथ साथ बहुत ही अच्छे रूप से काम किया। और आगे देखिए बिंदु देखिए क्या लिखा हुआ 10वां, कहता है हिज पोएम्स वेयर टू मच इफेक्टिबल इन साइंस एंड ज्योग्राफी, मतलब इनकी जो कविता थी वो विज्ञान और ज्योग्राफी मतलब भूगोल में बहुत ही ज्यादा इफेक्टेबल मतलब होता है प्रभावशाली थी, ठीक है। चलिए अगला बिंदु 11वां नंबर बोलता है कि ही इज वेल नोन पोएट फॉर ही सॉन्ग्स, सोनेट्स, सटायर, एलगीज एंड सर्मन्स। इसका मतलब ये हुआ कि
वे जो थे वो बहुत ही अच्छे जाने माने कवि थे। किसके लिए? तो सॉन्ग्स मतलब गीत, सोनेट्स मतलब होता है दोहा, जैसा कि मैंने आपको मीनिंग बताया, और सेटायर मतलब व्यंग्यात्मक कविता होता है या व्यंग्यात्मक रचना जिसको कह सकते हैं आप, सेटायर्स जिसको हम लोग कॉमेडी कर सकते हैं। एल्गी शोक गीत के लिए, एंड सरमन्स और प्रवचन के लिए। ये सब वर्ड मीनिंग याद रखिए। जैसे फिर से देख लीजिए, ही इज वेल नोन पोएट फॉर ही सॉन्ग्स, मतलब हुआ कि वे बहुत ही अच्छे कवि थे या जाने माने कवि थे। तो किसके लिए? तो फॉर हिज मतलब किसके लिए? तो वो सॉन्ग्स के लिए, गीत के लिए, सोनेट्स के लिए, दोहे के लिए, सेटायर्स व्यंग्यात्मक कवि के कविता के लिए, और रचना जिसको बोल सकते हैं एल्गी शोक गीत के लिए, और एंड सरमन्स मतलब वो और प्रवचन के लिए। ही वॉज कॉल्ड एज मेटाफिजिकल पोएट, सबसे अंतिम लाइन देख सकते हैं, और ये बहुत ही बार पूछा भी गया है कि मेटाफिजिकल पोएट। देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्या चीज़ की, मेटाफिजिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक, ठीक है, जो ज़्यादातर व्यक्तियों के अध्यात्म अंतरात्माओं के बारे में ज़्यादातर लिखता है, रचना करता है, हम उसको ही कह सकते हैं आध्यात्मिक कवि। तो ही वॉज कॉल्ड एज मेटाफिजिकल पोएट, मतलब इन्हें एक तरह से आध्यात्मिक कवि के रूप से भी जाना जाता था। चलिए आते हैं अगले बिंदु पर, अगले पेज पर, जो कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और इसे जरा गौर से इसको याद कर लेंगे तो बहुत बेहतर होगा। देखिए कुछ वर्ड पावर दी हुई है जो कि आप लोग के सामने स्क्रीन पे दी हुई है, ठीक है ना। तो जैसे देख सकते हैं पहला वर्ड जो दिया हुआ है प्रोस्पेरस, जिसका मतलब धनी होता है, मेटाफिजिकल आध्यात्मिक, कैथोलिक सार्वभौमिक जिसे कह सकते हैं, ट्रेडर्स। देखिए ट्रेडर्स में स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, TRADER होगा, डी छूट गया है। और उसके बाद क्या चीज़ है, डिग्री जिसका मतलब उपाधि होता है, रिलीजन मतलब धर्म, एक्सपीडिशन प्रस्थान, या फिर आप इसको एक तरह से देख सकते हैं अभियान भी कह सकते हैं। और उसके बाद सेक्रेटरी सचिव, ऑर्डिनेशन वर्गीकरण, सोनेट्स 14 पंक्तियों का गीत जो कि आपको मैंने बताया था जिसको दोहा कहा जाता है, सेटायर्स अक्षिप्त सहित कविता, या फिर आप लोग देख सकते हैं इसको मैंने कहा व्यंग्यात्मक कविता। एल्गीज मतलब शोक गीत, सरमन धर्मोपदेश, या फिर इसको प्रवचन कर सकते हैं। नॉर नातो, होप आशा, वर्ल्ड संसार, शो दिखावा या फिर दिखाना भी हो सकता है। फीटर मतलब योग, डाई। देखिए यहाँ पर कविता के लाइन में जब आप आइएगा तो उसमें आपको बहुत सारे से शब्द लगेंगे, क्या चीज़ की, जरूर कैसे लिखा हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक है, नहीं स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, ये एक तरह से जॉन डोन का स्टाइल था लिखने का और उसी आधार पर उन्होंने लिखा है। देखिए यहाँ डाई का यहाँ पे मीनिंग ऐसे, डाई का जो हम लोग बाल रंगने में गोदरेज का इस्तेमाल करते हैं वो, उसको भी डाई का स्पेलिंग यही होता है, लेकिन यहाँ पे डाई का मतलब वो नहीं लेना है, ये डाई का मतलब यहाँ मरना लेना है, ठीक है। लास्ट मतलब अंतिम, फेंड, फेंड मतलब आनंद सहित, माई सेल्फ, देख सकते हैं माई सेल्फ में ई नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ कविता में आप जब आइएगा तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। माई सेल्फ मतलब खुद या स्वयं होता है। यस्टर नाइट बीता हुआ रात, हेंस इसलिए, येट तो भी, जस्ट तुरंत, डेथ मृत्यु। और ये देखिए हैथ का मीनिंग मैंने छोड़ दिया है। हैथ मतलब एक तरह से हैज होता है, हैज HAS हैज, और हैज मतलब रखना या पास होना, इस तरह का चीज़ आप लोग मीनिंग रख सकते हैं, ठीक है। डिजायर मतलब इच्छा, सेंस मतलब चेतना, शॉर्ट मतलब छोटा, फियर, देखिए फियर में भी ई लगा हुआ है लेकिन आप लोग रहा होगा गलत सर ने लिखा है, लेकिन नहीं बेटा, ये आप लोग को क्या चीज़ है कि लाइंस में जब जैसे आप आइएगा तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा क्या चीज़ है कि फियर का स्पेलिंग क्या दिया। फियर मतलब होता है भय। बिलीव, बिलीव का स्पेलिंग भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में मैंने लिख दी है, किताब के लाइन पे जब आइएगा तो आपको मिल जाएगा। बिलीव मतलब विश्वास करना, स्पीड मतलब झट से या फिर तो तेज या तीव्र, जर्नी मतलब यात्रा, विंग्स मतलब पंख, स्पर्शस मतलब हो गया प्रोत्साहित करना, फीबल मतलब दुर्बल, फॉर्च्यून मतलब भाग्य, अनदर मतलब दूसरा, लॉस्ट मतलब हानि, चांस मतलब बदलावा या फिर एक तरह से मौका भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन मतलब देख सकते हैं ज्वाइन का स्पेलिंग, और ज्वाइन का स्पेलिंग मतलब JOIN होना चाहिए, लेकिन यहाँ आप जब पढ़िएगा तो ज्वाइन में JOYNE ही मिलेगा, जिसको मतलब होता है जोड़ना। स्ट्रेंथ मतलब शक्ति या फिर ताकत कर सकते हैं। आर्ट मतलब कला, लेंथ मतलब लंबाई, एडवांस मतलब होता है आगे बढ़ाना या आगे, जिसको बोलते हैं ओवर स्मार्ट, या भी एक तरह से देख सकते हैं। साय मतलब आह भरना या रोना, एक तरह से कपसना, इसको बोल सकते हैं। वाइंड मतलब हवा, वाइंड का स्पेलिंग भी आप लोग गलत लग रहा होगा, लेकिन जल्दी आइए लाइन पे देखेंगे तो मिल जाएगा। सोल में भी देख सकते हैं, सोल मतलब प्राण, जिसको हम लोग आत्मा भी कह सकते हैं। अनकाइंडली मतलब निर्दय, जिसको बोल सकते हैं जिसको दया नहीं होती है। अनदौत, दो
दोथ मतलब देखिए आपको जो दी हुई है, जिस उसने से भी ले सकते हैं, डज जिसको बोल सकते हैं। यहाँ पर डज आप लोग शायद प्रयोग जानते होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज का प्रयोग होता है, उसी टाइप का यहाँ पर दोथ दिया हुआ है। डिके मतलब क्षय होना या सड़ जाना। वेस्ट मतलब हो जाता है यहाँ पर निर्गुण या फिर बर्बाद कर देना, या जो बर्बाद हो जाता है। थाई, देखिए थाई भी एक तरह का एक पुराना इंग्लिश है, ओल्ड इंग्लिश के पैटर्न का ये सब चीज़ है। थाई मतलब यू होता है आज के ज़माने में, मॉडर्न इंग्लिश में अब ये चेंज हो गया। लेट मतलब मानना भी होता है या फिर अनुमति भी देना होता है। डिवाइन मतलब पवित्र होता है। ए साइड मतलब एक और, मतलब बगल में जिसको बोल सकते हैं। पार्टेड मतलब भाग लेना। चलिए ये देखिए वर्ड पावर है, इसे देखते या लिख सकते हैं आप लोग अपने अपने कॉपी पर, और लिख करके भी याद कर सकते हैं, जैसा आपको इच्छा हो वो बेहतर हो। और इसे याद कर लेना बेहतर होगा, क्योंकि आगे चल के जो भी लाइंस इसमें मिलेंगी वो आपको इससे संबंधित कुछ लाइन मिलेंगी और आपको याद रहेगा वर्ड, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे भी मदद मिलेगा और आपको तो ऐसे होना ही है। ठीक है, चलिए आप लोग के लिए ही बन रहा है, इसलिए मैं आप लोग से निवेदन करता हूँ कि बाबू कि आप लोग वर्ड्स को कम से कम क्या चीज़ कर लीजिए, अपने आप में बहुत ही अच्छा कर लीजिए। वर्ड्स आपको जितना ज़्यादा नॉलेज में रहेगा उतना आप उसका यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद क्या चीज़ें खुलेआम कुछ भी वर्ड्स का यूज़ करके आप इंग्लिश में बोल भी सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है। वर्ड्स को प्लीज़ याद कर लीजिए। चलिए दूसरे पेज पे आते हैं। सबसे पहला जो पेज स्टार्ट होता है लाइन से, देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। मतलब ये देखिए इसका मतलब ही हो गया स्वीटेस्ट लव मतलब प्यारी महबूबा, आई डू नॉट गो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। देखिए इसका लाइन जो है ना, ये जो कविता है, ये अब आपके मन में क्वेश्चन और सर ऐसा लाइन ये कविता लिखा क्यों गया? तो कविता लिखने का कारण ये था कि देखिए जॉन डोन शुरू से बेचारे बहुत परेशान रहे, और उनको बाद में बहुत ही समय के बाद जाकर के परेशानी से वो उभरे और जीवन का कुछ आनंद लिए। जो इनकी पत्नी थी वो अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा ही प्रेम करते थे, बहुत ज़्यादा, जिसको बोल सकते बेइंतहा मोहब्बत करते थे। और था यूं कि वो भी देखना चाहते थे कि जीवन का सत्य क्या है। तो वो इसलिए क्या चीज़ है कि वो कहीं एक बार यात्रा करने के लिए बाहर जा रहे थे, शायद जर्मनी जा रहे थे, तो उस वक्त ही क्या था कि उनकी पत्नी को पता लग जाता है कि वो जा रहे हैं, और वो रोने लगती है, उनके सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि नहीं जाइए, बहुत तरह की बातें बोलने लगती है। लेकिन ये मानते नहीं हैं और ये उनको समझाते हैं। इसी कविता के देखिए यहाँ पर वो जो समझाते हैं, जो लाइन वो बोलते हैं, तो वही लाइन को यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर में देखा जाए तो देखें कि कैसा उनका माने प्रेम था, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया पूरे इंग्लैंड में। चलिए तो सबसे पहला जो लाइन देखिए दिया हुआ है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्यारी महबूबा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। फॉर वियरनेस ऑफ थी देखिए एक थी मतलब होता है यू, जिसको हम लोग बोल सकते हैं तुम। देख मतलब हुआ क्यों चीज़ की फॉर वियरनेस मतलब होता है थका हुआ या फिर थकान जैसा। तो मतलब क्या चीज़ है कि कवि कहना ये चाहते हैं कि फॉर वियरनेस ऑफ थी मतलब तुमसे थक कर नहीं, और नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो, मतलब ना तो दुनिया जो है मुझे दिखा सकती है फिटर लव फॉर मी, मेरे लिए एक योग प्रेम। मतलब इसका मतलब हुआ ये कि वो ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे ऐसा मुझे योग प्रेमी ये दुनिया कभी नहीं दिखा सकती है। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति या फिर कोई भी ऐसा चीज़, कोई भी ऐसी वस्तु ऐसी नहीं है जो कि तुम्हारे इतना मुझे प्रेम कभी प्रदान कर सके। चलिए आगे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं कि बट सिंस दैट, लेकिन तब तक, आई मस्ट डाई एट लास्ट, वो कहते हैं क्या चीज़ की ये इतना जो बात उन्होंने कहा कि मैं आपसे थक करके नहीं जा रहा हूँ, ना तो मुझे इस दुनिया ने आप जैसा कोई फिटर लव मतलब योग्य प्रेमी दिया प्रदान किया, नहीं ऐसी बात कुछ नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि बट सिंस दैट, लेकिन तब तक, आई मस्ट डाई एट लास्ट, मुझे अंत में एक बार मरना ही पड़ेगा। दिस इज बेस्ट, दिस बेस्ट, देखिए यहाँ पे THI देखो, दिस इज बेस्ट लेना है, दिस बेस्ट में, और यही सबसे अच्छा होगा टू यूज माई सेल्फ। देखिए माई सेल्फ में देखिए ई लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप लोगों को मिल गया। और वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो कहते हैं कि आई लास्ट में देखिए उन्होंने फिर से देख लीजिए बट सिंस दैट, लेकिन तब तक के लिए है ना, आई मस्ट डाई एट लास्ट, मुझे एक बार लास्ट में मरना, अंतिम में मरना ही पड़ेगा।
और वो कहते हैं साथ में टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, और मैं अपने आप को इस खुशी में, आनंद में मैं क्या चीज़ करूं कि उसको उपयोग लूं। Thus, by feigned death to die, मतलब कि और मैं इससे क्या चीज़ है कि मुकरू नहीं, और ये बोलते हैं कि जो मौत जो मुझे एक ना एक दिन आनी ही है उससे मैं कम से कम मुकरू नहीं। इसलिए वो कहते हैं अपनी पत्नी से thus by feigned death to die, मतलब क्या चीज़ की मौत जो मेरे पास आएगी उससे मैं कम से कम मुकरू नहीं, क्योंकि यही सबसे अच्छा तरीका है जिसमें कि आदमी को हर वो मोह माया को क्या चीज़ करना पड़ता है, त्यागना पड़ता है, और बहुत तरह की बातें जो कि आप लोग जानते भी होंगे। आइए चलिए दूसरे पेज में देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको कुछ फिगर बना करके दिया हुआ है कि एक तरह से मान लीजिए कि जॉन डोन अपनी जो वाइफ से जो बिल्कुल ही बेइंतहा मोहब्बत करते थे, वो इस तरह का फिटर लव के लिए ही, ये देखिए मैंने आपको बताया फिटर लव मतलब होता है एक तरह से योगी प्रेमी। तो ये देख सकते हैं आप लोग, इससे भाव ये साफ लग रहा है कि यहाँ पे एक ये दोनों जो है ना योगी प्रेमी। अब ये डेथ मतलब हो गया, तो ये देखिए आपको ये मैंने ताबूत बना के दिया है, इसका मतलब ये जो मृत्यु है, मृत्यु होने के बाद आदमी इसमें समा जाता है, सो जाता है जिंदगी भर के लिए, और इसमें उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से आनंद का एहसास होता है। चलिए सारे काम सब कुछ जो था जिम्मेदारी सब एकदम समाप्त हो जाती है एक तरह से, और वो खुश हो जाते हैं। चलिए हम लोग दूसरे लाइन पे आते हैं, दूसरे पेज पे। अब देखिए कहता है यस्टर नाइट द सन वेंट, मतलब यस्टर नाइट मतलब क्या हुआ कि पिछली रात या सांझ को जिसको बोल सकते हैं आप, या शाम को। द सन वेंट मतलब सूर्य, सन का स्पेलिंग देख सकते हैं गलत लग रहा होगा लेकिन नहीं, कि ये इनका स्टाइल ही है। तो सन वेंट मतलब सूर्य चला गया था, इसलिए एंड येट इज हियर टुडे दोनों को एक साथ लेके चलिए तब आपको देखिए मीनिंग निकलेगा। मतलब यहाँ पे कहता है कि येस्टरडे द सन वेंट मतलब क्या हुआ कि पिछले रात सूर्य चला गया था, और इसलिए आज तो भी देखिए आज यहाँ है। वो अपनी पत्नी को कहते हैं, ये देखिए सन का मैंने एक फिगर डाला है जो आप लोग देख सकते हैं। ही हैथ का मैंने पीछे मैंने आपको बताया था कि हैथ यहाँ पर एक तरह से उनका ओल्ड इंग्लिश है, तो ओल्ड इंग्लिश में हैथ का मतलब यहाँ पर हो जाता है हैज लेना है। ही हैज नो डिजायर नो सेंस, मतलब क्या हुआ कि उनके पास ना तो कोई इच्छा है, ना इच्छा है, और ना ही कोई सेंस है। सेंस मतलब एक तरह से विवेक कर सकते हैं, बुद्धि। किसको? तो सूर्य को। सूर्य किसी से मोहब्बत नहीं करता, उनका ये कहना हुआ। लेकिन देखिए वो कहते हैं, अपनी पत्नी को समझाते हैं कि देखो पिछले रात को या पिछले सांझ को सूर्य चला गया था, डूब गया था, और वो फिर से आज आ गया है। तो देखा जाए तो यहाँ पे वो कहते हैं ही हैज़ नो डिजायर नॉट सेंस। वो कहते हैं अपनी पत्नी को समझाते हैं कि उसके पास तो कोई भी सेंस या डिजायर चाह कुछ नहीं है। लेकिन वो कहते हैं, ऐसा बात इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कहना समझाना चाहते हैं अपनी पत्नी को कि मेरे पास तो कम से कम चाह इच्छा है। किसके लिए? तो तुम्हारे लिए, मतलब अपनी पत्नी के लिए। तो देखिए यहाँ पर वही बिंदु लिखा। अगला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है नॉर हाफ सो शॉर्ट ए वे। अब देखिए वो सूर्य के बारे में फिर से एक बात बोलते हैं कि ना तो उसके पास कोई आधा छोटा रास्ता जिसको हम लोग शॉर्टकट बोल सकते हैं। ये देखिए मैंने आप लोग को एक फिगर से समझाया, लॉन्ग कट है यहाँ पर इनलोड, और यहाँ शॉर्टकट है जो कि ये व्यक्ति कर सकता है। लेकिन क्या सूर्य कर सकता है? क्या सूर्य पूरब से उगेगा तो पश्चिम में उसको डूबना ही ऐसा है क्या कि इसकी कि नहीं चलो भाई शॉर्टकट मान लिए उत्तर से जाकर के, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए वो कहते हैं इस बात को कि नॉर हाफ सो शॉर्ट ए वे, ना तो उनके पास कोई छोटा सा तरीका है या रास्ता है जिससे कि वो अपनी इस दूरी को कम कर सके। लेकिन कहते हैं देखिए क्या चीज़, बहुत अच्छी लाइन कि देन फियर नॉट मी, है ना। देन फियर नॉट मी मतलब हो गया कि तब मेरे बारे में तब डरो मत। फियर मतलब डरो, तो वो कहते हैं तब मेरे बारे में डरिए मत, बट बिलीव, लेकिन या विश्वास कीजिए। बट मीन्स लेकिन, बिलीव मतलब विश्वास करना, जैसे मैंने आप लोगों को पीछे दिया था, बिलीव मतलब विश्वास करना होता है। तो यहाँ पर लेकिन कहते हैं लेकिन विश्वास करो दैट कि आई शैल मेक, है ना, मैं बनाऊंगा क्या स्पीडियर जर्नी। मतलब क्या हुआ कि एक तरह से बहुत ही तेज यात्रा में क्या चीज़ करूँगा, तय करूँगा, हाँ, और तुम्हारे पास जल्दी आ जाऊंगा। उनका कहना यही हुआ। सिंस तब तक आई टेक मोर, देखिए तब क्या चीज़ करूँगा, शायद वो
वो और ज़्यादा विंग्स यानी पंख और एंड स्पर्चर्स देन ही जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो कुछ और नहीं सूर्य है। तो लेखक अपने वाइफ से कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा क्या करेंगे, अपने शरीर में विंग्स मतलब पंख एंड स्पर्चर्स पंखुड़ियाँ टाइप की होती हैं वो लगा लेंगे ताकि वो स्पीडियर जर्नी कर सके यानी और तेज यात्रा कर सके। तो ये सब बातें जो देख रहे हैं आप लोग की इसमें जो दी हुई है वो कुछ और नहीं, बस ये अपने वाइफ को मनाने के लिए, अपनी पत्नी को मनाने के लिए वो सारे बातें बोल रहे हैं जिससे कि वो मान जाए कि वो कहीं और नहीं जा रहे हैं, वो जल्द ही यात्रा करके वापस आ जाएंगे। चलिए दूसरे पेज पे चलते हैं। देखिए अगला जो पेज देखिए यहाँ कहता है कि ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर। देखिए ओ, तो यहाँ पर हम दुखी के साथ जब भी कुछ होते हैं भावना देनी होती तो वहाँ पर ओ जैसे बोलते OHO होता है। तो यहाँ पर लेखक का वो स्टाइल है कि ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, अर्थात ये हो गया कि ओ कि देखिए कितना कमजोर, हाउ कितना कमजोर, फिर मतलब कमजोर होता है, इज मैन्स पावर कि आदमी का शक्ति होता है, इज मतलब है या होता है ले लीजिए तब आपको ये मीनिंग हो जाएगा। फिर समझिए कहता है ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर मतलब ओ कितना कमजोर आदमी का शक्ति होता है, दैट कि इफ गुड फॉर्च्यून फॉल्स कि अगर गुड मतलब अच्छा, फॉर्च्यून मतलब भाग्य, फॉल मतलब ऐसे गिरना होता है लेकिन गिरना नहीं मतलब आना या फिर एक तरह से दस्तक देना जिसको बोल सकते हैं। कि कवि ये कहना चाहते हैं हम लोगों को, अपनी वाइफ को भी ये कहना चाहते हैं कि देखिए मनुष्य की जो शक्ति होती है बहुत ही कमजोर होती है, क्योंकि अगर गुड फॉर्च्यून मतलब क्या हुआ कि अगर अच्छा भाग्य भी अगर गिरता है तो कैन नॉट, वो देखिए आगे लिखा हुआ है कि कैन नॉट ऐड अनदर आवर, अर्थात कि वो जो व्यक्ति है कि एक अलग से घंटा भी जोड़ नहीं सकता, मतलब अलग से समय नहीं जोड़ सकता है। वो अपने जीवन का जो एक पल होता है, जैसे किसी व्यक्ति को 100 या 80 या 60 वर्ष में मरना है तो वो मरेगा, लेकिन उसके पास वो ताकत नहीं है जिससे कि वो अपने इस मरने की जो दरमियान है उसको वो बढ़ा सके, ये उसमें पावर नहीं होती। इसलिए ये लाइन उन्होंने कहा है कि आदमी की शक्ति बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है। साथ में देखिए एक और लाइन उन्होंने कहा है कि नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, अर्थात ना ही वो बीता हुआ, लॉस्ट मतलब खोया भी होता है, बीता हुआ भी ले सकते हैं आप, तो ना तो वो बीता हुआ जो बीत गया उसको वापस ला सकता है, रिकॉल याद करने की बात, रिकॉल मतलब एक तरह से याद करना होता है, लेकिन कवि का कहना ये है कि जो बीत गया समय तो वापस वो ला भी नहीं सकता है। देखिए आगे ये फोटो भी आप लोग के लिए मैंने दिया है जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं इस लड़के को एक तरह से क्या है कि वीकनेस हो गई है, क्योंकि वो सोच रहा है कि चलो भाई हम अपने जीवन में कुछ जोड़ ही नहीं सकते हैं, तो ऐसा टेंशन जैसा चल रहा है। देखिए यहाँ पर हैप्पी लाइफ है, तो ये हैप्पी लाइफ के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे, जानिए। तो देखिए आगे लाइन कहते हैं जॉन डॉन अपनी पत्नी को, बट कम बैड चांस, कि लेकिन कम मतलब आता है और एक तरह से ले सकते हैं बैड चांस मतलब बुरा चांस, मौका या वक्त जिसको आप बोल सकते हैं, मतलब बुरा मौका या वक्त जरूर आता है ना, ये सब का आता है। एंड और वी ज्वाइन टू इट्स आवर स्ट्रेंथ, और हम लोगों को इस ज्वाइन मतलब होता है जुड़े रहना चाहिए या फिर एक तरह से सम्मिलित रहना चाहिए, ऐसा आप बोल सकते हैं। टू इट इससे आवर स्ट्रेंथ, हम लोग के पास जितनी ताकत हो, हमारी ताकत, आवर मतलब हमारी और स्ट्रेंथ मतलब होता है ताकत। तो यहाँ पर ये लाइन का मतलब ये हो गया एंड और वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, मतलब कि जो हमारा जो लाइफ है उससे हम लोगों को हमेशा जुड़े रहना चाहिए, जितनी हमारे में ताकत है उसी आधार पर जुड़े रहने चाहिए। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और हम अपने जीवन को क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, आर्ट मतलब कला एंड लेंथ, और इसके साथ हम अपने जीवन और ज़्यादा लंबी
तब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे कहते हैं कवि अपनी वाइफ से, व्हेन थाउ साइस्ट, मतलब हो गया कि जब तुम, ताओ यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हैं वो कुछ और नहीं, इंग्लिश के पुराने मेथड का, जो कि एक ओल्ड इंग्लिश में जिस तरह से प्रयोग की जाती थी वो लिखी हुई है। ताऊ उस ओल्ड इंग्लिश का पैटर्न है और अभी के ज़माने में हम इसको कह सकते हैं यू। तो यहाँ पर कहते हैं लेखक कि व्हेन ताऊ साइस्ट, देख सकते हैं बगल में आपको एक फोटो दी हुई है। साय मतलब एक तरह से जब कि विलाप कोई करता है, रोता है या फिर धीरे धीरे रोता है, जिसको कपस्ना कहते हैं। तो उस वक्त का ये मुहिम के बारे में बोल रहे हैं कि व्हेन थाउ साइज, मतलब जब तुम रोती हो, थाउ साइस्ट नॉट वाइंड, मतलब तुम्हारा जो रोना है, नॉट वाइंड मतलब हवा में विलीन नहीं हो जाता है। मतलब ये हुआ, इसका मतलब कि हवा में विलीन होने वाले कि उसको वो नज़रअंदाज नहीं करते हैं। बट साइस्ट माई सॉल अवे, लेकिन जो ये रोना है, साइस्ट मतलब एक तरह से विलाप करना, किसका, तो जो सबसे ज़्यादा जो रोती है उसकी वाइफ, बोलते हैं कि माई सॉल अवे, मेरी आत्मा को वो बहुत ही ज़्यादा दूर ले जाता है। अर्थात वो अवे दूर ले जाना बोल सकते हैं, या फिर हम लोग को ये बोल सकते हैं कि वो दुखी कर जाता है। आगे देखिए लाइन में कहते हैं व्हेन थाउ वीपेस, जब तुम बहुत ही ज़्यादा रोती हो, अनकाइंडली, दैट मीन्स जो कि निर्दयता पूर्वक, जिसको कह सकते हैं, आपको वर्ड मीनिंग मैंने पीछे दी हुई है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ कहते हैं माई लाइफ्स ब्लड डोथ डीके, डोथ का मीनिंग मैंने बताया था आपको पीछे। ये डोथ एक तरह का डज है, जो कि पुराने इंग्लिश में डोथ ही लिखी जाती थी, डू या डज को। और अभी के ज़माने में देख सकते हैं आप लोग क्या चीज़ है कि पुराने ज़माने में डथ लिखी जाती है, अभी ज़माने में डू या डज लिखी जाती है। तो यहाँ पर ये कहते हैं माई लाइफ्स द ब्लड डस्ट डीके, मतलब हुआ कि मेरे जीवन का जो रक्त है वो सड़ने लगता है, मतलब खून क्या चीज़ होने लगता है, तुम्हारे रोने से मरने लगता है, ठीक है, बर्बाद होने लगता है। आगे देखिए कहते हैं इट के नॉट बी दैट, ये नहीं हो सकता, यू लवेस्ट मी, जी जो तुम एक ऐसा कहना चाहते हैं, इट के नॉट बी, कि तुम्हारे ऐसा कोई लव मुझे कर सकता है। एज थाउ यू सेस, जो कि तुम हमेशा कहा करती हो। इफ इन थाइन माई लाइफ थाउ वेस्ट, क्या चीज की, जो तुम इस तरह का विलाप करती हो, इस क्षण मेरे जीवन के पल में तुम्हारे इस रोने से मेरे जीवन का कुछ पल क्या होता है, बर्बाद होता है, व्यक्त होता है, व्यर्थ हो जाता है, जिसको आप बोल सकते हैं हिंदी में। तो ये चीज़ यहाँ पे लाइन में इन्होंने अपनी वाइफ को कहा। आगे देखिए कहते हैं थाउ आर द बेस्ट ऑफ मी, और यही कला जो कि रोने की है वो तुम्हारे में, वो अपनी पत्नी के बारे में बोलते हैं, तुम्हारे में बहुत ही अच्छा जो है मुझे हमेशा क्या कर देता है, परेशान कर देता है। ये आप लोग तो जानते ही होंगे क्या चीज़ से, ज़्यादातर कोई भी अगर घर से विदा होने लगता है, जाने लगता है कहीं भी, चाहे वो दूर जा रहा हो, तो जो सबसे ज़्यादा प्रेम करता है वो क्या चीज़ हो जाता है कि रोने लगता है। इस तरह की ही भावना यहाँ पर इस दो पैराग्राफ में आप लोग को देख सकते हो, है ना, कि आप लोग समझ सकते हो कि मिल रही है। जिसमें कि कभी दूर जा रहे हैं और इसके बाद यहाँ पर जो उनकी जो वाइफ है, उनकी पत्नी जो कि बहुत ही ज़्यादा रो रही है, और उसके बाद ये उनको मनाना चाह रहे हैं कि नहीं, मेरे जीवन का जो रक्त है वो सड़ने लगता है, और मेरे जीवन का जो पल है, जो समय है, जो एक तरह के आप बोल सकते हैं जो लाइफ स्पेन है ना, जीवन काल है, वो उसका वक्त घट जाता है उसके रोने से। ठीक है, चलिए हम लोग अगले पेज पर चलते हैं। देखिए दूसरे पेज में इस तरह का ये रहा, लेट नॉट थाई डिवाइनिंग हर्ट, मतलब ये हुआ कि लेट नॉट थाई डिवाइनिंग हर्ट, चलो नहीं, ताय मतलब यहाँ पे फिर से देख सकते हैं ये भी यू से ही संबंधित है। डिवाइनिंग हर्ट मतलब एक तरह से आप लोग देख सकते हैं फोटो में, इस दिल में आपको हर्ट मैंने अर्थ बना करके समझाया, अर्थात कि अगर किसी व्यक्ति का दिल में खाली अपने परिवार के साथ साथ पूरे पृथ्वी के बारे में हो तो हम उसी को डिवाइनिंग हर्ट कहते हैं। तो कवि देखिए कहते हैं कि
तो देखिए आगे जो लाइन लिखी हुई है, फॉर थिंक मी एनी इल। फॉर थिंक मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना, जिसको कह सकते हैं पहले से। मी एनी इल, मेरे लिए कोई इल, मतलब एक तरह से वो बीमार भी होता है इल मतलब, लेकिन यहाँ बीमार नहीं लेना है, एक तरह से बुरा सोच बोल सकते हैं। हाँ, तो ये देखिए लाइन फिर से देखिए ऊपर जो है दीवी मतलब लेट नॉट थाई डिवाइनिंग हर्ट। चलो तुम्हारे थाई डिवाइनिंग हर्ट मतलब तुम्हारे पवित्र दिल में मेरे लिए कोई यानी मतलब कोई बुरी सोच इल बुरी सोच ना पनपे या जन्म ले। आप ये कर सकते हैं। इसका मतलब आप लोग समझ ही गए कि यहाँ कवि अपनी वाइफ को ये कहना चाहते हैं कि चलो अब इतना हो गया, तो अब है क्या चीज़ कि चलो तुम्हारे इस पवित्र दिल में मेरे लिए कोई भी ऐसा बात नहीं जन्म ले या ऐसा कोई बात नहीं उमड़े जिससे कि तुम्हें मेरे लिए पछतावत करना पड़े। तो वही उद्देश्य से जॉन डोन अपनी वाइफ को ये बिंदु दोनों लाइन में कहते हैं। आगे देखिए लाइन में कहते हैं कि डेस्टिनी में टेक थाई पार्ट। तो डेस्टिनी मतलब आप लोग जानते हैं भाग्य बोलते हैं जिसे, तो भाग्य हो सकता है। मे का प्रयोग जैसे देख सकते हैं आप लोग पढ़े ही होंगे मॉडल में कि मे का प्रयोग संभावना व्यक्त करने के लिए की जाती है। तो ये कहते हैं कि डेस्टिनी हो सकती है। हाँ, क्या चीज़ कि डेस्टिनी हो सकती है कि हम लोगों को मतलब अलग कर सकती है। एंड मे थाई फियर्सफुल, दैट मीन्स और हो सकती है तुम्हारे दिल में फियर मतलब डर पूर्ण रूपेण भर सकती है। तो लेखक देखिए कहते हैं इस बात में कि वो पहले बात ये कहते हैं कि तुम्हारे दिल में, इस पवित्र दिल में मेरे लिए कोई बुरी बात नहीं जन्मे, और एक तरह से दूसरी बिंदु में ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे इस भाग्य को हो सकता है कि मुझसे दूर लेके जाया जा सके, है ना, तुम्हें डराया जाए, पूर्ण रूप में डराया जाए, है ना, कि नहीं चलो दूर हो जाओ उससे, बहुत तरह की बातें। तो यहाँ पर लेखक अपनी वाइफ को यही कहना चाहते हैं कि नहीं, इतना कुछ भी हो तो लेकिन करना क्या है, हम लोगों को एक साथ ही रहना है, और कितनी भी कोशिश, लाख कोशिश हो, सबसे एक साथ रहनी है। चलिए आगे लाइन में देख सकते हैं कि ये लिखी हुई है बहुत आसान लाइन, जो कि अंतिम पैराग्राफ है। बोलता है बट थिंक दैट, लेकिन सोचिए कि वी आर, जैसे देख सकते हैं, लेकिन सोचो या सोचिए दैट की वी आर मतलब हम लोग हैं, अर्थात वे कहना ये चाहते कि हम लोग एक हैं। बट लेकिन साथ में ये कहते हैं कि टर्न्ड ए साइड टू स्लीप, साथ में ये भी कहना चाहते हैं, ये भी सोचिए कि हम लोग एक दूसरे के आगोश में सोए हुए हैं या फिर बिल्कुल ही मग्न हैं, है ना। व्हाट मैंने एक तरह से आप जो सोच सकते हैं कि दोनों एक ही जैसा सोच रहे हैं। और देखिए अंतिम में लाइन वो कहते हैं अपनी वाइफ को, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन कहते हैं, दे मतलब वे लोग, और यहाँ वे लोग कोई और लोग नहीं, तो यहाँ एक तरह से कहा जा रहा है कि जो जोड़े को कहा जा सकता है, तो वही कहते हैं उनको लिए संबोधित किए हैं दे, जिसको हम लोग कपल कर सकते हैं। तो दे हु वन अनदर की मतलब वे लोग जो एक दूसरे को कीप मतलब रखते हैं एलाइव, जिंदा, नेवर बी पार्टेड मतलब नेवर बी पार्टेड, और उन्हें कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ। और देखिए इसी के साथ ये जो कविता है आज समाप्त हुई। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अभी तो फ़िलहाल लॉकडाउन की जो स्थिति है, इस स्थिति में सारी पढ़ाई उसी तरह से ही की जाएगी, और उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द ये लॉकडाउन टूटे, ताकि आप लोग जल्द से जल्द हम लोग के पास आएँ और पढ़ें। तब तक कोशिश करेंगे कि आप लोग घर से एक काम ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, और बिल्कुल
सारी सुरक्षाओं के साथ बाहर निकलें ताकि आप लोगों को किसी तरह की बीमारी नहीं छू पाए। चलिए अंत में मैं आप लोग से फिर से निवेदन करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और फिर से समझें, और वर्ड पावर को बिल्कुल ही, जैसा कि मैंने आप लोग को तभी कहा था कि वर्ड पावर बिल्कुल ही आप लोग को याद होना चाहिए। वर्ड पावर जितनी अच्छी रहेगी उतनी अच्छी तरह से आप लोग ये कविता को अपने से भी घर पे हिंदी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और कविता में याद रखिए कि कविता का भाव आपको समझना है कि, और कविता का भाव इसलिए क्योंकि भाव समझिएगा तो उसके साथ साथ आप लोग के वर्ड मीनिंग भी, वर्ड मीनिंग बोलते हैं एक तरह से आप लोग बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोगों को पूछा जाता है तो वो भी चीज़ आप लोग क्रैक कर सकते हैं आराम से, और उसी के साथ साथ आप लोगों को मतलब अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। चलिए बेटर है, और इस वीडियो को देखने के साथ साथ ज़रूर ही सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में लाइक भी दे दीजिएगा, तो बहुत ही ज़्यादा आप लोग से जुड़े हुए रहेंगे। और इसी के साथ मेरी इस वीडियो के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद कहता हूँ देखने के लिए। थैंक यू।